बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी आलमी खबर के हवाले से। वो हो गया है जिसका किसी को गुमान नहीं था। नेतन्याहू के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन जैद हो, बहरीन, कतर, कुवैत, इनके हुक्मरान हों, सब के लिए ये एक डरावना ख्वाब है। जो कुछ ईरान ने किया है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, ये शायद 1979 से लेकर अब तक ईरान की जो पॉलिसी है, उनकी डिफेंस पॉलिसी है, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली आ चुकी है। सबसे पहले आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूं और फिर हम इस खबर की तरफ आएंगे। और ये फैक्ट इस खबर की अहमियत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान 1979 से ऑनवर्ड उन अव्वलीन ममालिक में से है जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया है। लेकिन ये हैरान कुन बात है, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म होगा, लेकिन क्योंकि इसको कभी ऐसे बयान नहीं किया गया, लिहाजा बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होगा। लेकिन इनकलाब इस्लामी के बाद से 1979 ऑनवर्ड्स आज तक ईरान वो मुल्क है जिसने कभी भी किसी भी मुल्क पर हमला इनिशिएट नहीं किया, यानी जंग का आगाज़ ईरान ने कभी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं किया और हमेशा ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। चाहे वो इराक और ईरान की जंग हो या फिर इसराइल की तरफ से होने वाली बमबारी, उसका जवाब अमेरिका की तरफ से लिए जाने वाले इक़दामात, जिस तरीके से शहीद कासिम सुलेमानी को बगदाद में एयरपोर्ट के बाहर ड्रोन हमले में शहीद किया गया, उसके जवाब में कुछ किया हो या फिर अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अटैक किए हों। लेकिन एक मुल्क के तौर पर ईरान ने कभी किसी पर हमला इनिशिएट नहीं किया। लेकिन आज हम जिस ईरान को विटनेस कर रहे हैं, ये वो ईरान नहीं है जो आज से 102 दिन पहले था। 102 दिन पहले जब इस जंग का आगाज़ हुआ, कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ईरान अपनी डिफेंस पॉस्चरिंग में, अपनी पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव लाएगा। ये जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुआ है जिसमें ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं, ये ईरान ने खुद इनिशिएट किए और ईरान पर बराह रास्त इसराइल की तरफ से हमला नहीं किया गया था और सीज़ फायर चल रहा था। सीज़ फायर के दौरान ईरान ने यह वार्निंग दी कि अगर इसराइल, नेतन्याहू बैरूत पर हमला करते हैं, लबनान पर हमले जारी रखते हैं, तो उसका जवाब ईरान से आएगा। यानी किसी तीसरे मुल्क पर हमला अगर होगा तो ईरान उसका जवाब देगा। ये इतनी बड़ी तब्दीली है और इसके हवाले से अब ऑफिशियली कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। सादिक लारिजानी जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिस बयान ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है और अब नई जमा तफरीक का आगाज़ हो गया है। एंड सो मच सो ये इतना सरप्राइजिंग था नेतन्याहू के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, कि आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप को नींद से उठाया गया और उनको जगाकर बताया गया कि ईरान ने ये कर दिया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट आता है, फिर टेलीफोन कॉल्स शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ता होता है, उनका जो है वो इसराइल में राब्ता होता है। और जो इसराइल में राब्ता हुआ है उसके हवाले से तो एक इंतहाई अहम ओहदेदार ने ये इंकशाफ किया है कि बाकायदा एक लड़ाई जो है वो शुरू हो गई नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कि ये हुआ है तो क्या हुआ है। तो इस सारी कहानी को समझने के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो बड़ी तब्दीली आई है ईरान की पॉलिसी में, ये बहुत सारे मुल्कों के लिए इसने ख़तरे की घंटी बजा दी है और ये मुल्क अब इस नई सिचुएशन से को सामने रखते हुए ईरान के साथ डील करेंगे और बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। अगरचे अभी जो सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल और ईरान ने जंगबंदी कर दी है और अब ये दोनों तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जो हमलों का सिलसिला है, जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से फायर किए जा रहे थे, जवाब में इसराइल की तरफ से फ़िज़ाई हमले किए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया है। लेकिन इसको ज़रा तरतीब से समझें कि ये हुआ क्या है और एग्जैक्टली अगर इसको मेटाफोरिकल टर्म्स में बयान किया जाए कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की भरे बाज़ार में, भरे मजमे में नाक कट गई और उस कटी हुई नाक को ज़मीन पर रगड़ा गया है, क्योंकि वो ईरान जिसके बारे में डेसिमेट कर देने का दावा किया गया था और अभी
2 दिन पहले जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वो गुज़श्ता रोज़ ऑन एयर हुआ था, उसके में डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि सैयद मुज्तबा खामनाई यानी फॉर्मर सुप्रीम लीडर के बेटे जो हैं, उन्होंने कहा द यंगर खामनाई जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो उतने ज़्यादा सख्त गिर नहीं हैं, सख्त उनका मिजाज नहीं है, लेकिन अब जो हम बदलाव और तब्दीली देख रहे हैं जिसके हवाले से कुछ ऑफिशियल चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और 102 दिन पहले जब इस जंग का आगाज़ हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान जो है वो इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव अपनी डिफेंस पॉस्चरिंग में लेकर आएगा। और ईरान की हिस्टोरिकली जो काम ईरान ने पहले नहीं किया, 102 दिन की जंग जिसमें 40 दिन तकरीबन 39 से 40 दिन एक्टिव वॉर, बमबारी की गई, उनकी जो है वो नेवी के ऊपर अटैक्स किए गए, एरियल अटैक्स में कई हज़ार बॉम्ब जो हैं वो बरसाए गए अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईरान। तमाम सूबों में इंतहाई अहम चीज़ों को उनके टारगेट किया गया, इमारतें तबाह की गई, उनके कल्चरल सेंटर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ये दावा किया गया कि हमने उनकी फ़िज़ाइया भी तबाह कर दी है, पासदारान इनकलाब भी ख़त्म हो गए हैं, उनकी फ़ौज भी ख़त्म हो गई है, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उनकी जो ड्रोन बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो अगर ये सब कुछ दुरुस्त होता तो ईरान अपने तौर पर और अपने तई कोई हमला कैसे इनिशिएट कर सकता था। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला है ये इंतहाई गैर मामूली है, और इसके हवाले से अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो डिबेट का रुख है वो बाकायदा इस तरफ नज़र आएगा कि ईरान ने इतना बड़ी तब्दीली कैसे की। जैसे ही हमले शुरू हुए, अब जो हमें ज़ाहिर है कि आपके साथ में तस्करा कर भी चुका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आधी रात को उठते हैं, लगभग कोई 4 सवा 4 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक, और वो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट करते हैं। और ट्रुथ सोशल के ऊपर वो लिखते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इसराइल एंड ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग, कि फौरी तौर पर इन्हें एक दूसरे के ऊपर हमले बंद करने चाहिए। यानी कि अमेरिका अब ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी करवा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवा रहा है, और दूसरी तरफ अब हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ट्वीट करते हैं, और फिर कुछ घंटों के बाद उनका एक और ट्वीट आता है, वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। ये अगरचे बाद का ट्वीट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया कि बोथ साइड्स, तरफैन इसराइल और ईरान, वो फौरी तौर पर सीज़ फायर करना चाहते हैं। जो फाइनल नेगोशिएशंस हैं अमन के हवाले से वो चल रही हैं, सब्जेक्ट टू इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी गेटिंग इन इट्स वे, कि कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो अमन के रास्ते में इस वक्त रुकावट है। हमारा जो नाकाबंदी है ईरान की वो जारी रहेगी पूरी ताकत के साथ, मौसर तरीके से, जब तक फाइनल डील ईरान के साथ नहीं हो जाती। थिंग्स शुड मूव क्विकली, जल्द अज जल्द ये सब कुछ होना चाहिए। बाकायदा हटो बचो रुक जाओ की सदाएं जो हैं वो आ रही थी। शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्वीट करते हैं, मैं आता हूं कि ईरान ने अब इसके हवाले से ऑफिशियली जो है वो कुछ चीज़ें जारी कर दी हैं कि ये इसको आप मामूली काम ना समझें। अब ईरान की पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। तो यानी कि ईरान जो है उसको सबक सिखाने, ईरान को कमज़ोर करने के ज़ाहिर है के मकसद से जिस जंग का आगाज़ किया गया, उसने ईरान को 47 साल की उसकी जो इनकलाब इस्लामी के बाद की तारीख़ है उसमें आज शायद सबसे मजबूत पोजीशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। शहबाज शरीफ जो हैं वो ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं कि जो रीसेंट सर्ज है वायलेंस में मिडल ईस्ट में, ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि इसके साथ कितने ख़तरात जुड़े हुए हैं। जो सीज़ फायर है वो इसकी वजह से टूट सकता है और इससे बड़े भयानक नताइज जो हैं वो नमूदार हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब जबकि हम बड़ी जाँफशानी के साथ बड़े जो है वो कोशिशें कर रहे हैं एक डील के हवाले से, तो हम अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों को और अपने पार्टनर्स को ये गुजारिश करेंगे कि आप एक डिप्लोमेटिक सलूशन के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ दें। और फिर स्पेशली उन्होंने कहा कि जिस वक्त तक हम ये समझते हैं कि क्योंकि अब फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला है, यानी कि एक डील जो है वो होने वाली है, लिहाजा इस हवाले से उन्होंने तहम्मुल और गुरेज़ का मुजाहरा करने की
درخواست کی. اس پر ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے تو نہیں، لیکن جو ایرانی صدر ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے اس تمام معاملے کے اوپر جو ٹویٹ کیا وہ بھی بڑا اہم ہے. مسعود پزشکیان جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہماری جو پرائورٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور اپنے عوام کے لیے امن حاصل کرنا ہے. ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے اتھارٹی کے ساتھ اور پسپائی اختیار نہیں کریں گے کسی بھی خطرے کو سامنے دیکھتے ہوئے. سفارتکاری اور دفاع یہ دونوں نیشنل پاور کے ونگز ہیں، یعنی کہ یہ دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. وی ہیو نیدر abandoned the field nor the negotiating table، کہ نہ تو ہم میدان جنگ سے بھاگے ہیں اور نہ ہی ہم مذاکرات کی میز پر سے بھاگے ہیں. ہم دونوں جگہ پر موجود ہیں اور جہاں پر جس قسم کا رویہ ہوگا وہاں پر اسی قسم کا جواب دیا جائے گا. ساتھ ہی جو محمد باقر کالیباف ہیں ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر، انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ we have disrupted the equation of a ceasefire on paper and its repeated violations on the field، کہ یہ جو کیا جا رہا تھا کہ آپ نے کاغذ کے اوپر تو سیز فائر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن میدان جنگ میں آپ اس کی خلاف ورزیاں کر رہے تھے. ہم نے اب یہ ایکویشن ختم کر دی ہے. As long as you lack the genuine will to build trust, Iran's response will be exactly this، کہ اسی قسم کا رسپانس ایران کی طرف سے آئے گا. اب یہ جو سچویشن ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل فی الحال ایران پر حملے روک رہا ہے، اور باقاعدہ اس نے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر یہ اناؤنس کیا کہ اسرائیل فی الحال ایران پر حملے روک رہا ہے. تاہم یہ بھی اس نے کہا کہ حزب اللہ اور ایران سے لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم انکشاف سامنے آتا ہے کہ جو امریکہ کے سفیر ہیں لبنان میں مشیل عیسیٰ، وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک بڑا ہی ڈس ایگریمنٹ موجود ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے درمیان جو لبنان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور اس کو باقاعدہ اس کی جو ہیڈ لائن ہے الجزیرہ نے لکھی وہ یہ کہ یو ایس آنوائے سیز ٹرمپ آلموسٹ گاٹ انٹو اے فائٹ ود نیتن یاہو، کہ باقاعدہ اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. ہی ڈسکرائبڈ دی اسرائیلی ایئر اسٹرائک آن بیروت سبرب and Iran's missile attack on Israel as a political message, adding, "We in the United States decided that the confrontation does not expand more"، کہ امریکہ نے اس کے اوپر بنجمن نیتن یاہو کو گرین سگنل دینے سے انکار کر دیا اور باقاعدہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں وہ ایک دوسرے سے لڑائی کے قریب آ چکے تھے. لیکن اب یہ مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہمارے سامنے جو تفصیل سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے جب آپ پاور سٹرکچر کو سمجھتے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ اس نے آئین بنانا ہے، اس نے قانون بنانا ہے، لیکن ایران میں جو سپریم لیڈر کا دفتر ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور ان کے درمیان جو برج کا پل کا کردار ادا کرتی ہے وہ 12 رکنی ایک شورا ہے. وہ شورا جو ہے کسی لیجسلیشن کو، کسی پالیسی کو، کسی حکومت کے فیصلے کو رد بھی کر سکتی ہے، ریجیکٹ کر سکتی ہے. تو بڑی ہی پاورفل یہ 12 رکنی جو ہے وہ کونسل ہوتی ہے جس کو شورائے نگہبان کہا جاتا ہے. اب شورائے نگہبان جو ہے اس کو جو شورائے نگہبان ہے اس میں پھر ایک پورا اس کا ایک ونگ ہے یا اس کا ایک کام ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی کہ جو ایکسپیڈینسی کاؤنسل ہے، ڈسرنمنٹ کاؤنسل، کہ ان پارلیمنٹ کے درمیان اور سپریم لیڈر کے دفتر کے درمیان معاملات کو دیکھنا اور پالیسی گائیڈ لائن جاری رکھنا. پالیسی گائیڈ لائن جو ہے وہ بتانا حکومت کو. اس کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے چیئرمین ہیں صادق لاریجانی، ان کا اب سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ تہران ہیز اوپنڈ اے نیو چیپٹر ان اٹس ڈیفنس پالیسی، کہ باقاعدہ اپنی ڈیفنس پوسچرنگ جو ہے وہ اب تہران نے، ایران نے تبدیل کر لی ہے اور اب اس کے حوالے سے پوری دنیا میں بات چیت ہو رہی ہے. وانا نیوز ایجنسی جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. چیئرمین آف دی ایرانز ایکسپیڈینسی ڈسرنمنٹ کاؤنسل said in a post on X that Iran's recent action in defense of Lebanon was not merely a military response but a formal declaration of a new strategic doctrine، کہ یہ جو حملہ کیا ہے یہ صرف لبنان کے دفاع میں نہیں کیا گیا ایران کی طرف سے، بلکہ اس کو آپ صرف ایک فوجی
रद्द अमल या रिस्पॉन्स के तौर पर ना देखें, बल्कि ये एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है, बाकायदा इस बात का ऐलान है कि हमने अब एक नया स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू लारिजानी, द ऑपरेशन सेंट अ क्लियर मैसेज दैट एनी अटैक ऑन वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वुड ट्रिगर अ रिस्पॉन्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड जियोग्राफिकल बॉर्डर्स एंड कुड आल्टर रीजनल डायनामिक्स। के अब अगर आप यमन पर हमला करेंगे, आप अगर हुसीज़ पर हमला करेंगे, अगर आप सीरिया में, इराक़ में या फिर लबनान में कहीं भी ईरान के जो मज़ाहमत का जो एक सर्कल है, जो ग्रुप्स हैं, इनमें से किसी को निशाना बनाएंगे तो जवाब ईरान की तरफ से आएगा। यानी कि अगर किसी थर्ड पार्टी पर ईरान से बाहर हमला होता है तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईरान होगा और ईरान उसका जवाब देगा। यानी किसी तीसरे मुल्क पर होने वाला हमला, उसका जवाब अब ईरान की तरफ से आएगा। ही फर्दर स्टेटेड दैट ईरान हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर that any escalation of conflict or attack on the country's critical infrastructure would be met with a comprehensive and deterrent response. Such a response, he said, could extend to all actors supporting such confrontation. यानी उन्होंने ये वाज़े किया कि जो एस्केलेशन है इस कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें अगर हमारे मुल्क के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, हमारे ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाता है, तो फिर जो जवाब है उन तमाम एक्टर्स तक एक्सटेंड किया जाएगा जो इस किस्म की कन्फ्रंटेशन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लारिजानी डिस्क्राइब्ड द डेवलपमेंट एज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन तेहरान्स डिफेंस पॉलिसी, वन इन विच द प्रोटेक्शन ऑफ ईरान्स रीजनल इन्फ्लुएंस इज परसूड नॉट बाय वेटिंग फॉर थ्रेट्स टू इमर्ज बट थ्रू इनिशिएटिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़। यानी कि अब हम इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कोई हम पर हमला करेगा तो हम जवाबी हमला करेंगे। आपको मालूम है अबू मेहदी अल मुहंदिस और शहीद कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ, ईरान ने जवाबी हमला किया था। अल ऐन एयरबेस पर इराक़ में हमला किया था, कुछ और जगहों पर मिसाइल दागे थे। गुज़श्ता साल जिस वक्त ईरान जो है उसके ऊपर हमला किया गया, बमबारी की गई इसराइल की तरफ से, उसके जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर बमबारी की। और जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया तो कतर के ऊपर मिसाइल दागे गए थे अल उदैद एयरबेस पर, जिनको काउंटर कर लिया गया था। तो ईरान ने जब जवाब दिया, ईरान पर होने वाले हमले का जवाब दिया, लेकिन पहली मर्तबा लबनान पर होने वाले हमले का जवाब ईरान की तरफ से आ रहा है और बराह रास्त इसराइल पर आ रहा है। और इसमें सबसे मुख्तलिफ बात यह है कि एक वक्त जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान का ख़तरा ख़त्म हो गया, उसका बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़त्म हो गए हैं, यानी कि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। ईरान को मालूम था कि अगर हम ये हमला करते हैं तो उसके जवाब में एक फुल ब्लोन आउट वॉर शुरू हो सकती है। या तो ईरान जो है उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि डोनाल्ड ट्रंप का अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है, वो अपने बंदे नहीं मरवाना चाहता, वो इस जंग को जारी नहीं रखना चाहता, इसके मुआशी असरात जो हैं वो अब उसके लिए डोमेस्टिकली एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसके इत्तेहादी उसके साथ नहीं खड़े, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एक वीक पोजीशन में है, लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसराइल के ऊपर हमला पहली मरतबा खुद इनिशिएट करें। या फिर ईरान जो है उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि नेगोशिएशंस जिस मकाम पर पहुंच चुकी हैं तो उस मौके के ऊपर ये हमला करके ये मैसेज देना, उससे हम कोई लेवरेज हासिल कर सकते हैं, मुज़ाकरात के दौरान अपने लिए मज़ीद कंसेशंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब अल जज़ीरा हो, दीगर तमाम जो ख़बर रसां इदारे हैं, उसके ऊपर एक ही खबर है जिसका तज़किरा हो रहा है और इस डेवलपमेंट से आप ये अंदाज़ा लगा लें ये इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है। अब ईरान के साथ जो बातचीत होगी उसमें यकीनन मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ये तमाम ममालिक अब इस नई इक्वेशन को देखते हुए अपने अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखेंगे कि अब हमें ये सिक्योरिटी गारंटी भी लेकर दें, हमें वो सिक्योरिटी गारंटी भी लेकर दें। लेकिन ईरान ने और जो ईरान की नई लीडरशिप है सैयद मुज्तबा खामनाई, उन्होंने एक बात तो बड़ी वाज़ेह कर दी है और जिस किस्म की पोस्चरिंग ली जा रही है कि ईरान अब वो ईरान नहीं है जो आज से 102 दिन पहले का ईरान था, जो ये वेट करता था कि हमारे खिलाफ होगा कुछ, हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या रिस्पॉन्स देना है। यानी कि आप जब डिफेंसिव से ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन की तरफ चले जाते हैं कि जहां पर आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स लॉन्च करते हैं, जहां से ख़तरा आपके ऊपर जो है वो
آ رہا ہو، آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر اس خطرے کا مقابلہ اسی مقام پر کریں گے، تو یہ ایک بہت ہی مختلف چیز ہے۔ اور یہ شاید ایران جو ہے اس کو یہ حوصلہ اس وجہ سے بھی مل گیا کہ اس کو معلوم ہے کہ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس ابھی انٹرسیپٹرز موجود نہیں ہیں، اور امریکہ خود اس جنگ میں اس وجہ سے نہیں آنا چاہتا کیونکہ ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ میں امریکہ کے جو ریجنل اتحادی ہیں یعنی گلف ممالک، ان کے اوپر اور ان کے انرجی انفراسٹرکچر پر بھی حملے کروں گا، اور امریکہ جو اپنی بیسز نہیں بچا پا رہا وہ ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو، ان کی فیسلٹیز کو کس طریقے سے بچائے گا۔ تو دی اونلی تھنگ دیٹ یو ایس وڈ ڈو از ارننگ اے بیڈ نیم، اے فردر بیڈ نیم، ایک بہت ہی برا تاثر امریکہ کا وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہونے کا، کہ جس کے ساتھ امریکہ ہے، جس کے پاس امریکی بیس موجود ہے، اڈا موجود ہے، جس کے پاس امریکی فوجی موجود ہیں، اسلحہ موجود ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایران نے اس کو ہاتھ نہیں بلکہ اس کو اپنے میزائلز اور ڈرون سے ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ بٹ اگین جب ہم یہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو اس سے اب ایک خطرہ مزید جو ہے اس کی ونڈو بھی کھل گئی ہے ایران کے لیے، کہ ایران کی یہ جو پوسچرنگ ہے، آلریڈی جو ڈیفینسو پوسچرنگ ہے وہ کسی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ اسرائیل کے لیے سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کے جو ریجنل اتحادی ہیں ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ جو ان کی اوفینسو پوسچرنگ ہے کہ جس میں وہ خود انیشیٹ کر رہے ہیں حملہ، تو اب ایسا ایران یا ایسی رجیم ایران میں کیسے ان کے لیے قابل قبول ہوگی؟ تو جو امکانات ہیں ڈیل کے، اس ڈیل کے امکانات پہلے بھی کم تھے اس ڈیل کے سکسیسفل ہونے کے، یعنی ڈیل ہو سکتی ہے لیکن اس ڈیل کا کامیاب ہونا از دی ایکچوئل کوسچن۔ تو اب جو نئی سچویشن اب پیدا ہو گئی ہے اس نئی ڈیفنس ڈاکٹرن یا اسٹریٹجی کے بعد، اس سے شاید یہ لگتا ہے کہ جو ڈیل ہے اس کے معاملات مزید کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس پر مزید اس سے جڑی ہوئی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جن پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔